हेलो दोस्तों। हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हों, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हों, लेकिन जिनको भी थोड़ी भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो इस अपने सबसे पुराने सिविलाइजेशन सभ्यता को जानना जरूर चाहेगा। हमारा देखो पर्पज होता है किसी भी सिविलाइजेशन को या किसी को भी पढ़ने का, जो पर्पज होता है, मेन पर्पज, वो तो एग्जामिनेशन होता है। जब एग्जामिनेशन हम देते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं, नहीं तो हम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, और इंटरेस्ट से भी कई बार इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, या बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ते हैं। तो मैंने जो ये वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग कोशिश की है कि क्रिएट करूँ, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करूँ, लेकिन पूरी तरह से ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी है। यानी आप अगर कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी या और भी एडिशनल यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम में ये हेल्प करेगा। इस तरह से उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेगा, ये मेरा टारगेट है। और आप लोग अगर पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। लाइक करिए और कुछ अपने कमेंट्स दीजिए, सो दैट इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ जाएं, लेके चलें, और आपको हम कोशिश करेंगे सब कुछ फ्री में दें। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं इसके पीडीएफ डाल दूंगा, जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बनाया है, एंड आई होप यू लाइक इट। तो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में मैं करीब 2 वीडियोस बनाऊंगा। 2 वीडियोस में डिटेल स्टडी करेंगे, और थर्ड वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। इसके पूरी वीडियो को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रहा हूँ, सो दैट आप दोनों मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो। और पहले वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, कितने एरिया में फैली हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवरी किसने की, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे हुआ, नाम कैसे दिया गया, सभ्यता के मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और दूसरे में हम लोग इनके जो मेन सिटीज़ थे और किस स्टेट से थे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी सिंधु घाटी सभ्यता की किसने की, और उस डिस्कवरी के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली वो अंग्रेजी टाइम में, जब हम लोग ब्रिटिश रूल के अधीन थे, तभी ये प्रोसेस शुरू हुआ। इसके पहले नहीं प्रोसेस शुरू हुआ। और उससे पहले हम लोग ये जानते थे कि हमारा जो वैदिक काल था, वैदिक पीरियड था, वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था हमारे इस पूरे एशिया का, एटलीस्ट हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला, तो पता चला यार ये तो वैदिक एज से भी बहुत पुरानी सभ्यता थी और बहुत बड़ी सभ्यता थी। हमें हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि हमारे पास हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन एक इंग्लिश पर्सन थे, उन्होंने इसको डिटेक्ट किया। उन्होंने थोड़ा वो देखा कि कुछ एक ऐसी सिविलाइजेशन प्रतीत हो रही, दिख रही है, जो कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिली, या फिर ड्यू टू सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम ऐसी रही होगी कि उन्होंने कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं किया। फिर जो मेन इसका प्रोसेस, हिस्ट्री में जो इसका प्रोसेस पता चलता है, वो पता चलता है कि पाकिस्तान में मुल्तान से लाहौर तक एक रेलवे लाइन, जो 160 किलोमीटर की रेलवे लाइन बन रही थी, उस रेलवे लाइन में ट्रैक को बिछाते टाइम जो मजदूर थे, वो पास के एक टीले से ईंटें ला के वहां पे रखने लगे ट्रैक पे। अब जो ईंटें आने लगे, वो ईंटें बड़े इंटरेस्टिंग थे। ईंटों को बर्टन बंधु जो इंजीनियर्स थे, चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन जो थे, वो बेसिकली इंजीनियर थे, उनका काम था उस रेलवे ट्रैक को बनवाना। उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने ये जरूर डाउट किया कुछ तो है यहाँ पे, बट लोकल पब्लिक के लिए कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई। लेकिन बात तब आगे बढ़ती है जब अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के हेड बने। एएसआई का डेवलपमेंट हुआ 1861 में। 1861 आपको पता होगा कि 1857 में ब्रिटिश जो हमारा इंडिया में पहला एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, मंगल पांडे वाला केस आपने पढ़ा होगा। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने इसको अपने अधीन ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर लिया। उसके 3 साल के बाद एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ, और उसके पहले हेड बने मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये सारे डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, वो आए और उन्होंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। तो उन्होंने दौरा किया पूरा हड़प्पा रीजन का,
और हड़प्पा रीजन में जब उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स देखी। हालांकि वो 53 में 1853 में भी वहां जा चुके थे और उन्होंने नोटिस किया था, लेकिन जब 61 में वो बनने के बाद गए तो पहले तो उनके माइंड में ये था कि एक चाइनीज यात्री थे, उन्होंने कुछ जिक्र किया था कि अब एक बुद्ध का शहर है जो उन्हें नहीं मिल रहा है। उस बुद्ध के शहर को उन्होंने कोशिश किया कि ये बुद्ध का शहर हम हो सकता है यही हो जो टीला हमें दिख रहा हो, तो उसको रूल आउट कर दिया गया कि ये सिविलाइजेशन तो और पुरानी है। तो उन्होंने बेसिकली अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो नोटिस किया, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ी नहीं और चलता रहा मामला। फिर 1921 में जॉन मार्शल साहब ने इस पूरे को, वो भी एएसआई के हेड थे, उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को सोचा कि अब इसे कैरी करते हैं, इसे आगे लेके जाते हैं, और उन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। तो मिस्टर दयाराम साहनी को उन्होंने डिपिक्ट किया। बेसिकली दयाराम साहनी का नाम बहुत बड़ा है इस फील्ड में, इंडियन थे एक तो, और पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। उनको दिया गया हड़प्पा की खुदाई की जिम्मेदारी, और साथ ही साथ राखलदास बनर्जी को बाद में, उसके कुछ दिन बाद में, थोड़े दिन बाद ही एक मोहनजोदाड़ो की खुदाई का जिम्मेदारी दिया गया। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में और मोहनजोदाड़ो को उन्होंने दिया, और दिया कि 2 टीले खोदो। हड़प्पा का शुरू हुआ सबसे पहले और बोला गया 2 टीले इसके खोदो, आप 2 टीले की आप खुदाई करो और चेक करो कि क्या फाइंडिंग्स है यहाँ पे, और फिर हम उस पर कंक्लूड करेंगे। सून आफ्टर दैट मोहनजोदाड़ो की भी खुदाई हुई। अब यहाँ बेटा एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा शहर है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। अब देखो क्या है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सबसे बड़ा शहर क्या है, तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो है, जो इंडिया में लेकिन नहीं है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा शहर नहीं है आज के इंडिया का, ओवरऑल हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है। इंडिया का सबसे बड़ा शहर क्या है वो इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलने वाले शहरों में कौन सा ऐसा शहर है भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा है। तो अक्सर बच्चा गलती कर देता है और बोलता है मोहनजोदाड़ो, जबकि बेटा मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। अब इसके पीरियड को लेके बात करते हैं कि कब कितनी पुरानी सभ्यता है। तो बच्चों इसमें थोड़ा विवाद है, कई लोग इसे कह रहे थे कि एक मैगजीन में आर्टिकल छपा था कि 8000 पुरानी सभ्यता है ये, उस टाइम जब सबसे पहले पता चला, बाद में रूल आउट कर दिया गया कि नहीं 8000 पुरानी सभ्यता तो नहीं है। जॉन मार्शल साहब ने बोला कि ये 3250 बीसी यानी 3250 बीसी से लेके 2750 बीसी के बीच में है। जबकि डीपी अग्रवाल जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कार्बन डेटिंग सिस्टम जो C14 सिस्टम होता है उससे पता किया कि ये कुछ 2300 से लेके 1700 बीसी तक का सिविलाइजेशन है। तो जनरली इसको 2500 से लेके 1700 बीसी तक का सिविलाइजेशन माना जाता है, जो वैदिक काल से काफी पहले था। तो ये एक आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है इस पे। फिर इसका नाम कैसे पड़ा, देखो जो नाम का सिस्टम होता है, मैक्सिमम जो सिविलाइजेशन होती है जिस रिवर के पास बनती हैं उसी रिवर पे के नाम पे उसका नाम हो जाता है। अब हड़प्पा जो था वो सिंधु नदी की जो एक आप कह सकते हो सहायक नदियां निकलती हैं उसकी उस रावी नदी के तट पे था, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। हड़प्पा भी वही सिचुएशन था, मोहनजोदाड़ो भी वही सिचुएशन था, तो इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। कई बार जब बहुत सारे शहर बहुत सारे निकलते हैं किसी सिविलाइजेशन में, तो उस सिविलाइजेशन में हिस्ट्री में एक रूल है कि जो पहला शहर मिलता है उसके नाम से उसका नामकरण कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ पुरातत्वविद लोग इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सिंधु की सहायक नदियां जो सरस्वती नदी थी जिसे घग्गर कहते थे, वहां पे वो नदी भी पास कर रही थी, तो लोगों ने इसको हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते थे। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यता में लोग थे, हमारे जो हिस्टोरियन यानी इतिहासकार और पुरातत्वविद के हिसाब से ये कौन लोग थे। तो कुछ आपको पता है कि जब हम आज़ाद नहीं थे, या इनफैक्ट ज़्यादातर विदेशी मत प्रचलित है, विदेशी यानी फॉरेनर जो लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं, तो कई लोगों ने इसे सुमेरियन सभ्यता बोला। आपको पता है सुमेरियन सभ्यता अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे अगर हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो इसके आगे जो इराक की जगह है वहाँ पे सुमेरियन मेसोपोटामिया सभ्यता थी, और उससे आगे मिस्र की सभ्यता, नील नदी सभ्यता थी। तो लोगों ने बोला सुमेरियन सभ्यता है, लेकिन सुमेरियन सभ्यता को कई लोगों ने खारिज कर दिया।
क्या था कि जो ईंटों का आकार था, जो रहन सहन सिस्टम था, जैसे यहाँ नालियां थी वहां शायद नालियां नहीं थी, तो कुछ कंट्राडिक्ट साबित होने लगा। तो बाद में लोगों ने कहा, या इंडियन मत में लोगों ने उसको कंट्राडिक्ट किया और बोला कि सुमेरियन सभ्यता और यहाँ की सभ्यता में डिफरेंस है और ये सुमेरियन सभ्यता से मैच नहीं करता है, तो ये सुमेरियन सभ्यता नहीं होगा। और इस पूरे सुमेरियन सभ्यता को मानने वाले सन जॉन मार्शल भी थे, डीडी कोसाम्बी भी इंडियन भी थे, वो भी इसको मान रहे थे। लेकिन जो इंडियन लोगों ने बोला, स्थानीय लोगों ने बोला कि ये डिफरेंट सभ्यता है और इस डिफरेंट सभ्यता में उन्होंने नाम दिया। कुछ लोगों ने, आर डी बनर्जी ने बोला कि ये द्रविड़ लोग थे। अब द्रविड़ लोग थे, इसमें राखलदास बनर्जी साहब का ये मत था कि द्रविड़ लोग थे। और कुछ टी एन रामचंद्रन एक और थे जिनका मैं जिक्र यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये आर्य लोग थे। और आर्य लोग बताने वाले और भी 2-3 लोग थे, इंडियन लोग ही थे। लेकिन आप एक बात बताओ, आर्य तो हम मानते हैं कि वैदिक पीरियड में थे, तो अगर वैदिक पीरियड वाले आर्य थे और उनको पहले से एक शहरी सभ्यता पता थी जो ईंटों के मकान में रहते थे, तो वो अपना वैदिक पीरियड में आके घास फूस छप्पर या ऐसे खाना बदोश क्यों रह रहे थे? तो आर्य वाला ये खारिज कर दिया गया कि आर्य तो नहीं थे, ये द्रविड़ वाला ज्यादा प्रचलित है। फिर उसके बाद इस पूरे सभ्यता में खास बातें क्या है, इस पूरी सिविलाइजेशन की विशेषता क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, तो इस पे भी आप लोग को जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस खास बात पे ही मिलती है, जिसका मैं एक और अलग वीडियो भी बनाऊं। तो आपको ये जानना होगा कि सिविलाइजेशन में अच्छी बात क्या थी। अब बेटा इस सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ी बात थी वो कि ये अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी, जो आज का हमारा शहर है बिल्कुल वैसा ही उस टाइम उनके शहर होते थे। जो मेन सड़कें जो होती थी उनकी, वो 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर का मतलब 30 से 32-33 फीट चौड़ी सड़क। जो गलियों वाली, जो मतलब गली होती थी, अब देखो उनके पास कार नहीं होता था, उनके पास ट्रक नहीं होता था, लेकिन उस टाइम भी 33, 32, 30 फीट चौड़ी सड़कें होती थी। आप अपने शहर में बैठे हो और गलियों में जाओ, 10-10 फीट पे लोग, बिल्डर लोग प्लॉट काट के घर बना दे रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं, घर बन जाएगी, साइकिल जा पाएगा, बाइक जा पाएगा, कार अगर एक तरफ से आए दूसरी तरफ से रोड फंस जाएगा। लेकिन उस आज के 5000 साल पहले उन लोगों ने 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई थी, और गली वाली सड़कें भी 10-10 फीट चौड़ी होती थी, जब साइकिल भी नहीं होता था। तो एक शहरी सभ्यता थी, और इस शहर में इतना सिस्टमेटिक था इनका अरेंजमेंट, ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम मतलब चौकोर, सड़कें 90 डिग्री पे काटती थी, घर होते थे, घर उस बीच में, सड़क के इस पार सड़क के उस पार। अक्सर ये देखा गया था कि घर में पीछे की तरफ विंडो होती थी, पीछे की तरफ उनका दरवाजा होता था, आगे की तरफ दरवाजा नहीं रखते थे। ये पूरा मैं डिटेल अगले वीडियो में भी बताऊंगा। तो आगे की तरफ दरवाजा ना रखने के पीछे भी कई लोगों ने लॉजिक किया कि लोग आते जाते थे, शोर होता होगा या धूल उड़ती होगी, इस चक्कर में लोग घर के पीछे वाले हिस्से में दरवाजे रखते थे, एंट्री वहां से करते थे। जो भी रीजन हो, लेकिन इस तरह का सिस्टम था। नालियां बिल्कुल मेंटेन्ड थी। दूसरी बात, इनका इस पूरे पीरियड को क्या बोले हम, इस पूरे पीरियड का हम एक नाम देते हैं ब्रॉन्ज एज, ताम्र युगीन सभ्यता। अब ताम्र क्या होता है आपको पता है? स्टोन एज एक टाइम में था कि जब सबसे पहले लोग स्टोन को हथियार बनाते थे, स्टोन का ज्यादा यूज करते थे, तो स्टोन एज कहते, पत्थर युग, पाषाण काल। फिर लौह युग आप मान सकते हो। इस तरह से कॉपर और तांबा, ताम्र युग कह सकते हो। तो यहाँ इस पीरियड में ब्रॉन्ज का यूज होता था। ब्रॉन्ज बेसिकली कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, एलॉय होता है, मिश्रित धातु होती है, उसका ज्यादा यूज होता था। तो यहां से भी हमें बड़ा सरप्राइज होते हैं, उस टाइम वो लोग दो धातुओं को मिला के एक धातु बना लेते थे। तो ताम्र युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। अब ये कौन सा पीरियड था एज पर द हिस्ट्री? तो इस पीरियड को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? आद्य ऐतिहासिक। हिंदी में आद्य ऐतिहासिक का मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य तो है, बट वी आर नॉट एबल टू स्टडी इट। हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते। मतलब कुछ चित्र बने हुए सिंबल थे जिसको आप पढ़ नहीं सकते। मतलब ऐसा कोशिश कर सकते हैं हम कि ये ऐसा ऐसा लिखा होगा, लेकिन आज की डेट में उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अगर लिपि को पढ़ा जाता तो ऐतिहासिक हो जाता, पर हिस्ट्री में आ जाती। तो ये प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री से जस्ट पहले वाला। तो इससे पहले भी हिंदी में एक होता प्राग ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक पीरियड था, मतलब हमें रिटर्न साक्ष्य तो मिले हैं, लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते उसको।
आप लोग कोशिश करिए अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो आगे चल के। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन था वो ट्रेड आधारित था, बिजनेस व्यापार आधारित था। एक दूसरे से व्यापार करते थे, शहरी व्यापार होता था, इंटरसिटी व्यापार होता था, बाह्य व्यापार भी होता था। वो समुद्र के रास्ते दूसरे देश में भी जाके व्यापार करते थे। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम उस टाइम में, ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ट्रेड आधारित था। तो एक बात आपने ये जान लिया। दूसरी बात, ये बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, बहुत ज्यादा बड़ा विस्तार था इसका। जो और भी सिविलाइजेशन थी, नील नदी और वो जो सुमेरियन सभ्यता आप कह सकते हो, मेसोपोटामिया, ये सबको मिला दिया जाए तो भी ये सिविलाइजेशन इनसे बड़ा था। जो विश्व की 4 सिविलाइजेशन जो हमारी तरफ की थी, उन सब में बड़ा ये सिविलाइजेशन था। करीब करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। एक तरफ का विड्थ 1600 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर। तो इतनी बड़ी सभ्यता थी कि आप दंग रह सकते सुन के। तो सबसे एक तो ये बात हो गया, बहुत ही विस्तृत सभ्यता है। अब जरा बात कर लेते हैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ। अब पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद है। कोई इसे प्रजातांत्रिक बोलता है, कोई इसे बोलता है कि ये एक तरह से सामंती व्यवस्था थी, व्यापारी वर्ग थे और एक कोई सीनियर होता था। कोई लोग कहते थे कि ये पूजा पाठ में बिलीव करते थे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल माना जाए तो प्रजातांत्रिक हम कह सकते हैं। इसके लिए हम कई बार इनके शहरों को स्टडी करते हैं तो 2 टाइप के शहर हैं, एक थोड़े निचले स्तर पे, एक उचले स्तर पे। निचले स्तर को के घर जो छोटे छोटे हैं, कच्चे ईंटों से हैं। उचले स्तर के मकान जो बड़े बड़े हैं, पक्के ईंटों से हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उचले स्तर पे जो जो अमीर लोग थे वो रहते थे, निचले इलाके में गरीब लोग रहते थे। तो ये इस तरह से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इनकी सभ्यता का क्या रहा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा होगा। फिर इनकी आर्थिक बात कर देते हैं, आर्थिक जीवन पे हम प्रकाश डालते हैं। अगर आप मेंस का एग्जाम देते हो तो इन सब पे आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी और अपना व्यू भी देना पड़ेगा। आर्थिक जीवन इनकी अच्छी थी, ट्रेड प्रधान थे, आप लोग को पता ही है। ये अन्न भी उगाने लगे थे, व्यापार करते थे और इनका सिस्टम घर बनाने का, रहन सहन, हर घर में कुआं होता था। विशाल अन्नागार आपने देखा होगा कहीं, जो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। जो पूरा का पूरा इनका प्रोसेस था, कई बार पोर्ट मिले हैं, मतलब जहाँ से ट्रेड होती थी। और ये लाशों को जलाते थे। जलाने का मतलब हुआ कि 30 से 60 हज़ार के आसपास गेस किया जाता है कि एक शहर का पॉपुलेशन होता था, बड़े शहर का। लेकिन वहाँ पे जो कंकाल मिले हैं 100 लोगों के मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोगों के। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये 100 को जलाते थे। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि इनकी सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी, जो एक पूरी डेवलप्ड सभ्यता थी। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं सभ्यता कई बार बनी, कई बार बिगड़ी, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं एक समृद्ध सभ्यता थी। इनकी सोशल लाइफ क्या थी? तो ये सोशल अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉय करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, हवन कुंड भी मिला हुआ है, श्रृंगार करते थे, कहीं कहीं लिपस्टिक मिला हुआ है, कहीं पे काली चूड़ियाँ मिली हुई हैं, कुछ टेराकोटा के बने हुए औजार मिले हुए हैं। आपने अगर देखा होगा तो एक बंदा, दाढ़ी वाला बंदा, उसकी फोटो मिली है, जो जिस मूर्ति मिली हुई है। एक नृत्य करते हुए नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये लाइफ में एंजॉय करते होंगे जैसे हम लोग करते हैं और आप लोग करते हो। सांस्कृतिक जीवन को, सोशल लाइफ और सांस्कृतिक जीवन को आप ऐसे क्लब कर सकते हैं। अब ये कितनी बड़ी सभ्यता है आपको बता चुका हूँ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर लंबी सभ्यता थी। तो ये पूरा ओवरऑल आपको मैंने समेट दिया इस पूरे पार्ट 1 में। अब मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, जो मैं पहले ही जोड़ सकता था। तो एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिष्ठित मैगजीन जो नेचर इंग्लिश टाइम की थी वहाँ पे इंग्लैंड में, उन्होंने इस सभ्यता को 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता माना। हालांकि बाद में वो गलत साबित हुआ। अंग्रेज इतिहासकार व पुरातत्वविद ने इसको खुदाई के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता घोषित की, जो कई बार नष्ट हुई और पुनः बसी। वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसोन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक थे, वो आगरा कैंटोनमेंट से भाग के, कई बार लिखा हुआ है कि भागोड़ा थे वो, भाग के अपने दोस्तों के साथ पंजाब प्रोविंस में गए। उस टाइम पंजाब इंडिया और पाकिस्तान वाला एक ही था। और उन्होंने इस सभ्यता को नोटिस किया। हालांकि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बट उन्होंने नोटिस किया। उन्होंने इसके अद्भुत और ऊंचे टीलों को, माउंट्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इनको देखा, थोड़ा सा हैरानी हुई इनको, जो कई बार उसके आप कह सकते हो इरोजन के कारण, क्षरण के कारण भी बचा हुआ था।
तो चार्ल्स मैसोन ने सबसे पहले इसको नोटिस किया। 2 वर्ष के बाद उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने सिंधु नदी के रास्ते अपने एक सैनिकों को भेजा कि जाओ जरा रसद पहुंचाने का, ब्रिटिश सेना को भेजा कि जरा एक रास्ता, वैकल्पिक रास्ता ढूंढो नदियों के रास्ता। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो बनारस इलाहाबाद गंगा नदी में एक चला रहे हैं, स्टीमर चला रहे हैं, जैसे लोग ट्रेड और ट्रैवल कर सके। वैसे उस टाइम उन्होंने कोशिश किया। तो जो ब्रिटिश सेना के लोग थे वो भी हड़प्पा के पास उन पकी हुई ईंटों को नोटिस किया जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा प्रयोग किए जा रही थी। तो वहाँ से भी एक बार नोटिस हुआ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को 1848, 49, 50 तक ऐसे चलता रहा, कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। इस बीच पंजाब में मुल्तान से लाहौर तक जो 160 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक बन रही थी, उस टाइम वहीं के ईंटों को प्रयोग किया जा रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था, बर्टन बंधु ने इसको नोटिस किया। तो यहाँ पे जो नोटिस हुआ वो थोड़ा सा वहाँ से प्रोसेस बिगिन हुआ, असली प्रोसेस 1861 में जब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश क्राउन आया तो ASI डेवलप हुआ। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और अलेक्जेंडर कनिंघम पहले DG बने। उन्होंने पहले DG थे, लेकिन वो आज के 61 से 8 साल पहले 1853 में भी वो उस साइट पे गए थे। और आपको पता है अंग्रेज लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और खोज वोज करते रहते हैं, आप डिस्कवरी में देखते हो। तो उन्होंने वहाँ जाके उसको नोटिस किया हुआ था। अब दोबारा वहाँ गए तो उन्होंने देखा उस 8 साल में भी काफ़ी उस साइट का नुकसान हो चुका है। तो ये तो रियलाइज़ हुआ कि अब हमें इसको पता करना चाहिए, नहीं तो साइट काफ़ी डैमेज हो जाएगा और पता लगाना मुश्किल होगा। तो जब 1861 में वो वहाँ पे दोबारा DG हुए तो उन्होंने सोचा चलो अब इस पे मैं कुछ काम करता हूँ और यात्रा करता हूँ दोबारा से। तो दोबारा जब वो गए, लेकिन इस बार वो थोड़ा उनके दिमाग में ये था कि शायद ये खोया हुआ बुद्ध नगर है जिसका जिक्र 7वीं सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में चीन के जो एक पर्यटक थे जुआंग, उन्होंने जो अपनी किताब में जिक्र किया था कि वो एक खोया हुआ शहर ढूंढने गए थे लेकिन उनको मिला नहीं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को लगा कि शायद वही शहर हो। लेकिन जब वहाँ पे गए, पुरातत्व विभाग कुछ दिन के लिए वहाँ वो गए और उन्होंने देखा कि नहीं ये वो तो नहीं है, क्योंकि ये और पुराना है। उन्होंने इतना कंक्लूजन तो निकाल लिया। लेकिन अब कुछ दिन तक उसके बाद भी प्रोसेस रुक गया और बहुत ज़्यादा काम उस पर नहीं हुआ कई सालों तक। अब 1904 में नए वायसराय आए लॉर्ड कर्जन साहब, तो उन्होंने एक पुरातत्व स्मारक संरक्षण एक्ट बनाया, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन लॉ बनाया, एक्ट बनाया 1904, और जिसमें जॉन मार्शल को उन्होंने ASI का मुखिया बनाया गया। यहाँ से मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा और जॉन मार्शल ने ही, आपको पता है, दयाराम साहनी और RD बनर्जी को नियुक्त किया था फर्दर प्रोसेस करने के लिए। इन जॉन मार्शल साहब ने जब सबसे पहला काम एक मिस्टर हीरानंद शास्त्री को सर्वे करने के लिए भेजा हड़प्पा साइट के लिए। आप जो सोचते हो ना, आप जो पढ़ते हो कि आप RD मुखर्जी या दयाराम साहनी जी इसको प्रोसेस किया, इससे पहले प्रोसेस चल रहा था और तब इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी। एक काम अगर कोई ऐसा नहीं कि टेलीफोनिकली हम वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहीं से बैठ के देख लें या टीम एकाएक भेज लें, लोगों के पास और भी प्रायोरिटी थी। लेकिन हाँ, उस टाइम उन्होंने प्रोसेस शुरू किया। इसी क्रम में जॉन मार्शल ने जो ASI के हेड थे, ASI के ही पुरातत्वविद दयाराम साहनी को 2 टीले खोदने की जिम्मा सौंपा जो हड़प्पा में था, 2 टीले खोदने। और इसी स्थल के दक्षिण में तथा सिंधु नदी के पास एक और बड़ा मोहनजोदाड़ो शहर उस टाइम जॉन मार्शल का ध्यान आकर्षित किया, जो उन्हें लगा कि यार यहाँ भी कुछ पंगा है, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ है, हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल सकता है। तो उन्होंने भी उसको सर्वे का आदेश दिया और उस सर्वे में 3 लोग को बोला गया। DR भंडारकर थे, RD बनर्जी थे और MS वत्स साहब थे। इन्होंने करीब 1911 से लेकर 24 तक प्रोसेस किया, जिसमें मेनली हम RD बनर्जी साहब को मानते हैं क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के देख रेख में ये प्रोसेस हुआ। और इसकी पहले की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ फीडबैक लगता है, कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम इस पूरे सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो हड़प्पा में, इंडिया में कितने सिटीज़ मिले, बाहर कितने सिटीज़ मिले, इंडिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, हर शहर की खास बात क्या है। देखो, शहर तो 1500 के आसपास मिले, लेकिन सारे शहरों की बात करना कई घंटे लग जाएगा ना, तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप सर्च करो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।